हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज का जजमेंट देखेंगे बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960 का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें ये देखा गया कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। दूसरा ये देखा गया कि क्या इंडियन पार्लियामेंट किसी दूसरे कंट्री को अपना कोई टेरिटरी सीड कर सकती है कि नहीं, दे सकती है कि नहीं। तीसरा कि अगर सेसेशन ऑफ टेरिटरी होता है तो वो किस बेसिस पे होगा, किस तरह से होगा, आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके होगा या नॉर्मल लेजिस्लेशन से हो जाएगा या एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा, क्या होगा ये देखेंगे। सबसे पहले बेरुवारी क्या है। बेरुवारी एक विलेज का नाम है जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है। उस टाइम पे जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हो गया तो फिर बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए एक कमीशन बैठा गया था, जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। अब रेडक्लिफ को दिया तो गया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड द बाउंड्री कमीशन, बट इन्होंने ग्राउंड पे जाके कोई रिसर्च वगैरह नहीं किया। मैप पे ही इन्होंने बहुत सारी चीज ड्रॉ कर दी और इस कारण से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। इन सब डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून ने मिलके एक एग्रीमेंट किया 1958 में, जिसको नून नेहरू एग्रीमेंट से भी जानते हैं। अब उसी एग्रीमेंट से बेरुवारी यूनियन का भी डिवीजन करके एक्सचेंज करने की बात उठी, बट इससे बहुत ज्यादा लीगल इशू क्रिएट हो गया। आइए देखते हैं लीगल इशू क्या आया कि आर्टिकल 3 का यूज करके जो पार्लियामेंट कुछ लैंड बाउंड्रीज को एक्सचेंज कर सकती है, वो क्या सिर्फ लेजिस्लेशन से काम हो जाएगा या फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा या फिर दोनों करना होगा। अब आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो कोई न्यू स्टेट बना सकती है या किसी न्यू स्टेट का बॉर्डर अल्टर कर सकती है। अब किस तरह से कर सकती है, या तो कोई न्यू स्टेट नया क्रिएट हो जाए या फिर किसी दो स्टेट को यूनाइट करके एक स्टेट बना दिया जाए या फिर किसी स्टेट का बाउंड्री इंक्रीज कर दिया जाए या फिर किसी स्टेट का बाउंड्री डिक्रीज कर दिया जाए या फिर उसका नाम अल्टर कर दिया जाए। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आर्टिकल 143 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। आर्टिकल 143 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ये पावर होता है कि अगर कोई मैटर पब्लिक इंपोर्टेंस का है तो उस मैटर में वो सुप्रीम कोर्ट का हेल्प ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है और उस एक ओपिनियन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपना काम कर सकते हैं। आर्टिकल 143 का ही यूज किया प्रेसिडेंट ने और 3 क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन ये था कि नेहरू नून एग्रीमेंट टाइप का एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत है या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही होगा। जैसे कि नेहरू और नून के एग्रीमेंट हो गया तो बात खत्म हो गई, या फिर उसके लिए कोई लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी। अब लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी तो क्या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से काम चल जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा थ्रू आर्टिकल 368। थर्ड क्वेश्चन में भी स्पेसिफिक पूछा कि आर्टिकल 3 का जो यूज कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को पास इंप्लीमेंट करने के लिए, वो किस तरह से हो सकता है, नॉर्मल लेजिस्लेशन से हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है। देन इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था इस एग्रीमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि बॉर्डर कमीशन ने, रेडक्लिफ साहब ने ऑलरेडी बॉर्डर तो डिसाइड कर दिया है, अब हम कोई नया बॉर्डर तो बना नहीं रहे हैं, हम बस बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्सल्स इधर उधर रह गए हैं, उनको सेटल कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि इसको सेसेशन ऑफ टेरिटरी, कि मैं किसी को टेरिटरी दे रहा हूं, इस तरह से देखा नहीं जाना चाहिए, ये बस सेटलिंग ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ बाउंड्री है। तीसरी बात, जब सिर्फ सेटलिंग ऑफ बाउंड्री ऑफ डिस्प्यूट हो रहा है तो इसके लिए कोई लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ है नेहरू नून का एग्रीमेंट, उस तरह का एक्शन से ही ये काम बन जाएगा। एक काउंटर आया, राइवल कंटेंशन आया मिस्टर चैटर्जी का। मिस्टर चैटर्जी साहब बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो आइदर बाय द लेजिस्लेशन और बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी दूसरे कंट्री को इंडिया का कोई टेरिटरी दे दे। दूसरा बात इन्होंने ये उठाया कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ये बोलती है कि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में इस तरह से पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होता है कि वो दूसरे कंट्री को अपना टेरिटोरी दे देते, चाहे वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो। तीसरा बात, आर्टिकल 1 के बारे में इन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि सिर्फ टेरिटोरी को एक्वायर किया जा सकता है, उसको सीड नहीं किया जा सकता है। हम लोग ले सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिस्टर चटर्जी साहब ने प्रियम्बल का जो हवाला लेके जो बोला था उसके हिसाब से बोला इन्होंने कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का बस यूज किया गया था टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फोर फादर ने प्रियम्बल का यूज किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। हालांकि ये बात केशवानंद भारती केस में चेंज हो गया और वहां पे ये हो गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग आगे देखेंगे, केशवानंद भारती केस जब करेंगे तब देखेंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आर्टिकल 1 के अंदर इवन ये पावर भी नहीं है कि किसी टेरिटोरी को एक्वायर कर पाए। और तीसरी बात, आर्टिकल 368 में जब ये लिखा ही हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल 1 को भी कर लेगी और जो चाहिए, जिस तरह का पावर चाहिए वो सब कुछ ले लेगी। तो लॉजिकली आर्टिकल 1 से तो सेसेशन एंड एक्वायरिंग दोनों आ ही जाएगा। अब जो प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या जवाब दिया? उसका जवाब ये मिला कि लेजिस्लेटिव एक्शन होना जरूरी है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन जो आपने नेहरू नून एग्रीमेंट कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। लेजिस्लेटिव एक्शन इज। दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368 करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से काम चलने वाला नहीं है। और यही चीज बेरोजगारी के लिए भी किया जाना चाहिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का वर्डिक्ट दे दिया तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अमेंड करना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और नेहरू नून एग्रीमेंट को वैलिडेट किया जाता है। इस तरह से बेरोजगारी यूनियन को डिवाइड करके एक्सचेंज किया गया और इस जजमेंट के बाद ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जब भी टेरिटोरी का एक्सचेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही होगा। इसीलिए आपने देखा होगा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।